नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, इस श्रृंखला में पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 11C के क्वेश्चन और कंसेप्ट को किया था। आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में प्रश्नावली 11D और ये दोनों के कंसेप्ट और न्यूमेरिकल को साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला कंसेप्ट है कि दो समतलों देश तथा देश यानी कि दो समतल है, एक a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल 0, दूसरा समतल a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल 0। इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाने वाले और एक गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का अगर आपको समीकरण निकालना है, और अगर एक आसान वे में आपको हम बताएं तो जैसे मान लीजिए एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, दो समतल हुए, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी आपको तीसरा वह समतल निकालना है जो इस लाइन से होकर के जाए और एक गिवन कोई पॉइंट हो। मान लीजिए हम कहें कि ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाए और ये जो मेरी उंगली का ये पॉइंट है यहाँ से होकर के जाए, तो देखिए एक प्लेन होगा। वैसे तो इस लाइन से होकर के जाने वाले इनफाइनाइट प्लेन होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी अनंत प्लेन होंगे, लेकिन वह प्लेन जो कि मेरे इस उंगली के पॉइंट से होकर जाएगा केवल और केवल एक ही होगा। तो इसका निकालने का तरीका यही है कि इसमें हम एक प्लेन के इक्वेशन को P1 मानेंगे और ये लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल 0 हमने किया और मान लिया कि ये इक्वेशन ही उस प्लेन का इक्वेशन है जो हमें चाहिए। तो P1 की जगह पहले प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इक्वल 0। अब ये हमारा वही प्लेन है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से होकर के जा रहा है। अब अगर ये तीसरा कंडीशन जो दिया है कि यहाँ से भी होकर के जाए, तो ये पॉइंट x1 y1 z1 सेटिस्फाई इस लाइन को, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो अंततः हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी। तो लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो लैम्डा इक्वल होगा माइनस a1x1 b1y1 प्लस c1z1 प्लस d1 टोटल अपान a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1 प्लस d2। ये वैल्यू हुई आपकी लैम्डा की। लैम्डा की ये वैल्यू निकाल करके हम फिर इक्वेशन यहाँ पर रख लेंगे, तो हमें ओरिजिनल जो इक्वेशन हमें फाइंड करना है प्लेन का वो फाइंड हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला इसी पर क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों साथ साथ करते हुए चलते हैं। आइए इस चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये इस चैप्टर में भी हो सकता है हो, या फिर पीछे हमने जो कुछ क्वेश्चन किए हैं इस कंसेप्ट पर भी लगेंगे। तो कंसेप्ट को सीखिए। दो समतलों इतना और इतना के प्रतिच्छेदन से जाने वाला तथा अगर आपको एक पॉइंट ना देकर के एक वेक्टर दे दिया जाए, कहा जाए कि इस वेक्टर के समांतर समतल का समीकरण निकालिए। जैसे आपको ये दो वेक्टर दिए हैं, ये दो प्लेन दिए हुए हैं। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से होकर के जाए, तो इंटरसेक्शन लाइन से होकर के ये इनफाइनाइट प्लेन जाएंगे। अब इसमें से उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, इसमें से उस प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो कि एक गिवन वेक्टर अगर मान लीजिए यहाँ पर है, इसके पैरेलल हो। तो इस गिवन वेक्टर के पैरेलल और इस लाइन से होकर केवल और केवल एक प्लेन जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या होगा। हमने मान लिया है P1 प्लस लैम्डा P2 यही वो प्लेन है जो कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन से भी जाएगा और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या होगा। तो गिवन जो वेक्टर है ये और ये प्लेन दोनों अगर पैरेलल हैं, तो अगर एक वेक्टर और प्लेन पैरेलल होगा, इसका ये मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि जो प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन होता है, यानी कि प्लेन का ए बी सी ये, और इसके अगर पैरेलल जो प्लेन का ए बी सी होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा जो गिवन वेक्टर है वो ऐसे है, यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। मान लेते हैं ये प्लेन का आई जे के है और ये आपको गिवन वेक्टर है, तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ कंडीशन जो होगी, ये वेक्टर का कोफिशिएंट यानी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दैट इज a टाइम्स ऑफ a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस b टाइम्स ऑफ b1 प्लस लैम्डा b2 प्लस c टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस c प्लस लैम्डा c2।
सी प्लस लैम्डा C2, C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल ये होगा 0 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं, चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है प्लेन फर्स्ट और प्लेन सेकंड, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले, सॉरी मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले और इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कंडीशन के हिसाब से P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल 0 है। हमने मान लिया यह प्लेन जो है इनके इंटरसेक्शन लाइन से जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन इतना हुआ। अब यहाँ से इस, अगर ये जो प्लेन है इस इंटरसेक्शन लाइन से जाएगा और अगर इस पॉइंट से जा रहा है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने इसमें x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रखा। तो अंततः हमें लैम्डा की वैल्यू -2/3 फाइंड हुई। यही लैम्डा की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं और हमें इक्वेशन जो फिर मिलता है प्लेन का 7x - 5y + 4z = 0, ये इक्वेशन है उसी प्लेन का जो इनके इंटरसेक्शन लाइन और इस पॉइंट से होकर के पास करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस प्लेन एंड दिस प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास करे वो गिवन पॉइंट है। तो हमने फिर देखा P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल 0, यही वो रिक्वायर्ड हमें हमारा प्लेन है। तो यहाँ हमने वैल्यू रखा P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। अब अगर ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इस वैल्यू को हमने रखा और लैम्डा की वैल्यू -1 आई और इसी लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में ला करके रख देते हैं। तो प्लेन का इक्वेशन x + 2y - 3z = 0। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो r डॉट यहाँ पे x है तो i कैप, 2y है तो +2j कैप और -3z k कैप = 0। ये वेक्टर है, ये वेक्टर का सॉरी यही वो प्लेन का वेक्टर फॉर्म है जो कि इस दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन और इस पॉइंट से पास करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्लेन का इक्वेशन जो दिस प्लेन और दिस प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से और इस पॉइंट से पास करे। तो सिमिलर क्वेश्चन है, हमने P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल 0 किया और इससे P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू रखा। इस प्लेन से हमने इस प्लेन के वेक्टर फॉर्म से हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हैं। हमेशा आपको कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना है। इसके बाद इसके वैल्यू को हमने सेटिस्फाई कराया, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड की और लैम्डा की वैल्यू 10/9 हुआ। अब इसके बाद इस लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं और अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन इस फॉर्म का आता है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट डॉट ये है 38 हो जाएगा और +68j होगा और +3 k कैप होगा = 153। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। आपको दो प्लेन दिया है, इनके इंटरसेक्टिंग लाइन से बिल्कुल कंसेप्ट वही है, पुराना कंसेप्ट, और इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आप P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल 0 आप मान लीजिए। इसमें P1 और P2 यानी फर्स्ट प्लेन और सेकेंड प्लेन की वैल्यू हमने ऊपर से रख ली है। इसको हमने सॉल्व किया और लैम्डा की अल्टीमेटली वैल्यू आई 31/21। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेन के इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस पॉइंट से होकर के प्लेन जा रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू इतनी हुई 31/21। इस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो अल्टीमेटली प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म का आता है। आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r डॉट 177 i कैप होगा -154 j कैप -43 k कैप दिस इक्वल 801। ये इक्वेशन हुआ। तो आपको पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट को सीखना है, कैसे हम कर रहे हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको उस प्लेन का इक्वेशन दिखाना। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा ये हट करके क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंसेप्ट वही लगाना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको दो प्लेन दिए गए हैं, इन प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास करना है प्लेन को, और वह प्लेन किसी पॉइंट से नहीं जा रहा है, बल्कि वह प्लेन
तीसरा एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन, इनका इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, इससे पास होना चाहिए। और यहाँ पर एक और प्लेन है, एक और प्लेन है, उस पर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हुआ। और मान लेते हैं ये एक और प्लेन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, इस तरीके से इस पर ये परपेंडिकुलर है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो इक्वेशन है P1 प्लस लैम्डा P2 है, ये हुआ। अब ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो प्लेन है और ये वाला प्लेन 90 डिग्री का है, तो हम 90 डिग्री के लिए जानते हैं, दो प्लेन अगर 90 डिग्री पर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का कोफिशिएंट जो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 होगा। तो देखिए, एक प्लेन यहाँ पर है, एक प्लेन यहाँ, तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल 0 करेंगे। तो यहाँ A1 1 है, 1 इंटू इसका जो A2 है 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस यहाँ -1 है तो -1, यहाँ B2 है 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर 1 है प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 लैम्डा, ये इक्वल 0 होगा। तो अब देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा -1, 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 0 है। तो अब यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 लैम्डा सॉरी 4 और 2 6 लैम्डा हुआ, 6 माइनस 3 यानी 3 लैम्डा। और देखिए कांस्टेंट क्या है, -3 है और ये 1 है, -3 सॉरी ये कैंसिल हुआ है, केवल यहाँ 1 बच रहा है, यानी इक्वल -1 होगा, लैम्डा इक्वल -1/3। आप इस वैल्यू को मैच करा दीजिए थोड़ा एक बार फिर से। तो देखिए यहाँ 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा फिर प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 0 हुआ। तो अब ये वैल्यू 1 कैंसिल हुआ, 2 लैम्डा और यहाँ माइनस लैम्डा होगा, ये 3 लैम्डा हुआ और केवल एक कांस्टेंट 1 बचा है, तो उस साइड जाएगा तो -1 हुआ, लैम्डा की वैल्यू ये हुई। अब इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन जो रिक्वायर्ड माने हुए हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यू जो होगी x लैम्डा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या पुट करने पर रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा है तो यहाँ पर -1/3 हो जाएगा और 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 3x प्लस 3y प्लस 3 z -3 और -2x -3y -4z और प्लस 5 इक्वल 0 हुआ, प्लस 5। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर केवल x होगा, y की वैल्यू देखिए y गायब होगा, y सब्ट्रैक्ट हो गया, 3z है तो -z और -3 तो ये +2 होगा, +2 इक्वल 0। यही हमारा वो प्लेन है जिसे फाइंड करना था। आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। तो यही एक क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको 3 प्लेन दिया हुआ है P1 P2 P3, ये वेक्टर फॉर्म है, हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। और ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि ये तीनों के तीनों प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही है। इसको समझिए, जैसे कहने का ये मतलब है कि आप ये दिखाइए कि एक ये प्लेन है और ये प्लेन P1 P2, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, और एक तीसरा प्लेन P3 है, वह भी इसी लाइन से होकर के पास कर रहा है, यानी कि तीनों एक कॉमन लाइन से होकर के गुजर रहे हैं। यही आपको प्रूफ करना है। तो इस प्रूवमेंट में देखिए हम करते क्या हैं, हम मान ले रहे हैं कि ये प्लेन P1 है, ये P2 है, और इस P1 और P2 पर एक कोई पॉइंट हम सेट करते हैं और मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, और ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कि z इक्वल 0 है। आप इसको समझिए, यहाँ पे तीनों प्लेन हमने दिखाया है, और प्लेन मान लेते हैं प्लेन फर्स्ट है, ये मान लेते हैं थर्ड है, और ये सेकेंड है। तो प्लेन फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, और इसी लाइन पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज x है या b कोई पॉइंट है, और यह ऐसा पॉइंट है जहां पर कि z इक्वल 0 है। इस पॉइंट पर z इक्वल जब 0 है तो दो अनदर पॉइंट जो होंगे, जब z इक्वल 0 हो गया, यानी कि इस प्लेन पर भी z इक्वल 0 होगा और 2 पर भी z इक्वल 0 होगा,
तो जैसे ही 1 और 2 में z की जगह 0 रखेंगे, बचेगा 3x प्लस 4y इक्वल 0 और 3x माइनस वाई ये 0 हुआ प्लस 2 सॉरी इक्वल 2, यानी ये दोनों वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएंगे इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर y और x बचा, तो y और x को इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू आ रही है -2/5 और x की वैल्यू आ रही है 8/15। यानी इस बिंदु का अगर निर्देशांक देखा जाए, कोऑर्डिनेट देखा जाए, तो x जो है 8/15, y जो है -2/5 और z ऑलरेडी 0 है। अब ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि तीसरा प्लेन भी उसी लाइन से पास कर रहा है। तो तीसरा प्लेन अगर उस लाइन से पास कर रहा है यानी उस पॉइंट से भी पास करेगा, और अगर उस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यह बिंदु इस पॉइंट का मान समीकरण 3 या फिर P3 प्लेन थर्ड में रखने पर आइए रखते हैं। तो हमारा प्लेन थर्ड है 5y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल 0। तो 5y की वैल्यू देखिए -2/5 है, प्लस z वैसे ही इस पॉइंट पर 0 है प्लस 2। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप -2 और +2 देख रहे हैं, 0 इक्वल 0 हुआ, यानी ये तीसरा जो प्लेन है उसी पॉइंट से पास कर रहा है। आपको यही प्रूफ करना था। तो ये हमने छोटा और आसान समझने लायक तरीका बताया। अगर आपको कोई दूसरा तरीका अच्छा लगता है आप उसको भी प्रीफर करिए, लेकिन हमें ये बेस्ट तरीका लगता है। आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट बुक में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। आपको 3D ज्योमेट्री का जो आपके माइंड में चलता है उसको सोच करके ये काम करना होता है, इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन को बहुत अच्छे लगते हैं हमें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको दो प्लेन दिया गया है, इन प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करना है। तो जैसे आपके लिए एक प्लेन ये गिवन है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकेंड प्लेन है, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन देखिए हमने बहुत फंडामेंटल मेथड लगाया, उसका तरीका क्या है उसे हम बता दे रहे हैं। हम पहले हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ों में हमें एक पॉइंट चाहिए होगा, और दूसरी चीज़ चाहिए होती है एल एम एन। अगर ये वैल्यू या फिर ए बी सी भी आप कर लीजिए, ए बी सी, अगर ए बी सी पता रहेगा तो एल एम एन भी पता हो जाएगा। ए बी सी यानी कि डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, सपोज x1 y1 z1। अब हमें ये चीज दोनों पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि इस प्लेन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसी प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पर है, और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ की z इक्वल 0 है। तो जब यहाँ z इक्वल 0 हुआ तो इस पॉइंट पर दो अन्य वैल्यू x और y क्या होंगे, देखिए इसको हमने निकाला है। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकेंड प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन हुआ, ये सेकेंड प्लेन हुआ, और यहाँ यह पॉइंट है जहाँ की z जब 0 हुआ तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो जब z 0 होगा तो यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल 13 होगा और x प्लस 4y इक्वल दिस होगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है, तो x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल इतना है और y इक्वल इतना, यानी अल्टीमेटली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये इतना कोऑर्डिनेट हो गया, यानी हमें पॉइंट पता हो गया। अब इससे भी अधिक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए अब हमें और क्या निकालना है। हमें ये निकालना है अब एल एम एन हमें कैसे पता होगा। तो देखिए अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगर इसका वेक्टर का हमें एल एम एन जो है इस डायरेक्शन में रहता है प्लेन का, इस प्लेन का ये है। अब इन दोनों प्लेन का अगर हम क्रॉस कर दें प्लेन का, देखिए अगर ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, दोनों पर ये परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो नया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन का मतलब अगर इस डायरेक्शन में है, ये थर्ड वेक्टर जो है, थर्ड वेक्टर जो रेड पेन से दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में होगा, और यही डायरेक्शन तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशियो होगी। तो इसी डायरेक्शन को हमें फाइंड करना है। तो इस डायरेक्शन के लिए हम दोनों प्लेन पर जो वेक्टर है इसका क्रॉस करते हैं। तो दोनों प्लेन पर ये वेक्टर है,
इसका हमने क्रॉस किया तो ये वैल्यू आई। इसका मतलब कि इसके क्रॉस करने से जो लाइन आई उसका ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 13 है। ये वैल्यू ए बी सी की हुई। अब यही वैल्यू तो हमें चाहिए था। अब लाइन का इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए या फिर वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखा जाए लाइन का इक्वेशन तो देखिए होता है x माइनस x1 बाई ए। तो x माइनस x1 जो है 109/13 अपॉन ए की वैल्यू है -2 इक्वल y माइनस y1 y माइनस 158 अपॉन 13 अपॉन y1 b 7 इक्वल z माइनस 0 होगा अपॉन c की वैल्यू है 13। तो ये इक्वेशन हुआ कार्टेशियन फॉर्म में। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर आर डॉट डॉट ये वाला इक्वेशन आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में होता है, r माइनस ये वाला पोजीशन वेक्टर में होगा पूरा। क्या है 109/13 आई कैप प्लस इतना जे कैप ये होता है, और इक्वल आपको दिखता है प्लस 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 ये वाला वेक्टर दिखेगा, यानी यही वाला वेक्टर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस वेक्टर का इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर जो है दूसरे फॉर्म में हो सकता है उन्होंने इस पॉइंट को दूसरा पॉइंट कोई फाइंड किया हो, लेकिन आपका प्रोसेस सेम है और प्लेन का इक्वेशन भी सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो लाइन का इक्वेशन है सेम होगा, लेकिन केवल ये पॉइंट तो इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहीं पर z की कोई वैल्यू रख दें, 2 3 रखें, दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा, तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। आप फोकस करिए एल एम और एन, क्योंकि एल एम एन ही वो चीज़ है जो पूरे कैरेक्टर को बताएगा। तो उस लाइन का एल एम एन यहीं पर होगा, एल एम एन या फिर ए बी सी, तो वो ये है। और उसके बाद कोई भी एक पॉइंट फाइंड करिए और उसका इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लीजिए। वैसे हम आपका देख रहे हैं कि इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, तो आपकी बुक में जो इक्वेशन का फॉर्म लिखा हुआ है वो एक कोई अनदर पॉइंट लिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन इसका हमने फाइंड किया है, इसको लिखा जाए तो होता है वेक्टर आर इक्वल पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। तो पोजीशन वेक्टर होगा 109/13 आई प्लस 158/13 जे प्लस 0 के है, खत्म हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद हम ये लिखते हैं एल एम एन जो डायरेक्शन रेशियो वाला, तो कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं n टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू, यानी यही वाली वैल्यू होगी -2 टाइम्स आई प्लस 7j प्लस 7j प्लस प्लस 13k है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हुआ। आपका ये वाला वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली वैल्यू सेम होगी। आप इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के लिए हम एक कंसेप्ट देखते हैं। आपका कंसेप्ट ये है, कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट से एक प्लेन ये है, और अगर एक ये पॉइंट है, पॉइंट से x1 y1 z1 से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे। तो लेंथ के लिए फार्मूला है, यहाँ से आप लाइन के इक्वेशन में भी हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में किए होंगे, लाइन के इक्वेशन पर या लाइन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को लिखते थे। तो इस पॉइंट को हम इसके इक्वेशन में रखेंगे। अगर इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 है, तो x1 y1 z1 की वैल्यू इसी पॉइंट पर रखेंगे और अपॉन अंडर रूट इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करेंगे, यही होता है उसके बीच के डिस्टेंस। आइए आपके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो है प्लेन ये दिया हुआ है और पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को उठा करके रखेंगे तो पहला 0 होगा, ये तीनों टर्म 0 हो गए, केवल इस साइड आएगा तो -3 बचेगा। तो p इक्वल -3 बाई अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144 ये हुआ। अब देखिए ये होगा 144 हुआ, और 16 और 25 और 44 जो होता है वो होगा 169 दैट इज 30, यानी 3/13। ये आपका पहला आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन दिया है, तो इस पर अगर निकालना है, इस पर अगर डिस्टेंस निकालना है तो देखिए
P बराबर होगा 3 × 2, 2 × 3, 2 × 3 माइनस तो ये +2 हो गया 1 यानी +2 +3 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 +1 +4 ये वैल्यू हुई यानी 3 2 5 2 7 7 और 3 गुना 6 7 और 6 13 हुआ 13 बटा ये वैल्यू 3 आएगी तो ये वैल्यू हुआ। तो आप इस दोनों को मैच कराइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन सभी का प्रोसीजर यही है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप इसको करते चलना है। आप इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पॉइंट है और इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो सिमिलर फॉर्म में इसकी वैल्यू हमने एक्स वाई जेड की जगह रखा और कोफिशिएंट के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो अंडर रूट 9 होगा दैट इज 3 और ऊपर की वैल्यू 11 हुई। आप इसमें मिस्टेक शायद हो सकता है क्वेश्चन में आपका आंसर पता नहीं सेम मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू शायद 6 होनी चाहिए तब ये 13/3 होगा, लेकिन यहाँ पर ये आंसर सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू आ रही है -14 तो मॉड में है तो 14 अपॉन ये वैल्यू 7 है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और अल्टीमेटली जो डिस्टेंस आएगा 2 आएगा। तो ये रहा एक बिंदु से किसी समतल की दूरी। आप इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन पर एक गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया तो इसके पॉइंट का इस पाद का इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और ये लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ तो हम पुराने तरीके से फाइंड कर लेंगे, p की वैल्यू को मॉड में रखेंगे और ये वाला पॉइंट से यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 21 करेंगे तो ये √21 × √21/√21 होगा यानी 3√21 ये हुआ इसकी यहाँ से डिस्टेंस। अब दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है PQR है तो PQR अगर कोऑर्डिनेट है और प्लेन का इक्वेशन इतना दिया हुआ है तो प्लेन के इक्वेशन से हम इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो देखिए a = 2 b = 4 और c = -1 होगा। यहाँ तक कंफर्म है यानी डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड हो गया। अब अगर इसमें से हम ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो वो भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो समानुपातिक होता है। तो देखिए p - 7 = 2 टाइम्स ऑफ k है, 2 टाइम्स ऑफ k, q - 14 4 टाइम्स ऑफ k एंड r - 5 = -k टाइम्स। तो यहाँ से p इक्वल इतना हुआ कि PQR की वैल्यू निकाला और PQR अगर इस प्लेन में है तो PQR प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी हमें ये कंडीशन मिली। इसमें PQR की वैल्यू को हमने रखा तो अनुपातिक जो मान आया वो आया -3 यानी -3 वो मान है। तो -3 की वैल्यू k की वैल्यू -3 यहाँ पर रखेंगे तो P Q और R की वैल्यू जो आ रही है 1 2 और 8 यानी इसके पाद का जो निर्देशांक हुआ वो इतना हुआ और इनके बीच की जो दूरी है वो आया है 3√21। तो आप इस मेथड से करिए। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को जो निकालना था वही किया था। अब सोचिए अगर इसी में इसका इमेज पूछा जाता तो इमेज का भी हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते। अगर ये पॉइंट पता है तो थर्ड पॉइंट मध्य बिंदु ही होगा ये, तो उस फार्मूले से x1 + x2/2 से निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो उससे भी करते हैं, पहले आप इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको ये पॉइंट दिया है और ये प्लेन दिया है, इस प्लेन में इस पॉइंट का इमेज देखना है। तो इमेज हमें पता है कि जितना दूर ये होगा इसका इमेज उतना ही नीचे बनेगा अगर मिरर यहाँ पर है तो। अब हमने मान लिया है कि इस प्लेन पर एक पॉइंट PQR है तो PQR इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें ये रिलेशन मिला और प्लेन के इक्वेशन से इसका डायरेक्शन रेशियो ABC यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो गया। और अगर ये भी लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का है और इसका जो है समानुपातिक होगा। तो देखिए P - 1 = 2 टाइम्स ऑफ k और Q - 2 = 1 टाइम्स ऑफ k और R + 1
इक्वल -1 टाइम्स ऑफ k। अब यहाँ से p की वैल्यू हमने निकाला, q और r, इस तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराया, इस इक्वेशन में वैल्यू रखा तो k की वैल्यू आई -1/6। k की वैल्यू को पुनः हम यहाँ पर लाकर रखेंगे इस इक्वेशन में, तो p, q और r का कोऑर्डिनेट निकल गया, p, q और r। अब आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट पता है यहाँ और यहाँ, तो मिड पॉइंट का निर्देशांक दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए ये x1 + 1/2 करेंगे तो p होगा, तो x1 + 1/2 किए तो p की वैल्यू, y1 + 2/2 किए तो q की वैल्यू, z1 + 2/2 किए, सॉरी यहाँ पर देखिए x1 + 1/2 करेंगे, +1/2 करेंगे तो p की वैल्यू, y1 + 2/2 करेंगे तो q की वैल्यू, और z1 -1 होगा, z1 यहाँ पर z1 -1 होगा, दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू होगी। अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो ये तीनों वैल्यू आया, यानी इसके प्रतिबिंब का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1/3, 1/3, 5/3 एंड -2/3। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक ये रेखा है, इस रेखा पर एक बिंदु P से हम लंब डालेंगे तो इस लंब की लंबाई क्या होगी और इसका निर्देशांक क्या होगा, जो पाद का निर्देशांक है वो पूछा गया है। और रेखा का समीकरण दिया है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमने बताया था कि ये उसी रेखा पर एक बिंदु होता है, तो एक बिंदु ये हो गया, और ये जो होता है उसका डायरेक्शन रेशियो बताता है, यानी इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। और इसका, इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो ABC ये है। इतनी बात कंफर्म हुई। इसके बाद अब हम देखिए मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक A, B और C है। हमने मान लिया कि इसका निर्देशांक A, B और C है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर A में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये 2 के टाइम्स 2r टाइम्स होगा। हमने मान लिया है कि दिस माइनस, या फिर दिस माइनस दिस करें या फिर दिस माइनस दिस करें, इक्वल 2r टाइम्स होगा। तो देखिए ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे करते हैं तो a -1 यहाँ पे हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं, ये -1 3 1 है, और ये वाला पॉइंट A B C है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा a -1 करेंगे तो +1 हुआ, इक्वल ये डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अनुपातिक होगा, यानी 2r। इसी तरह b -3 इक्वल 3r एंड c -1 इक्वल -r टाइम्स होगा। अब एक 1 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर और -1 को इधर, तो a, b और c की वैल्यू आई 2r -1, 3r + 3 एंड r -r+1, यानी r की सॉरी a, b और c की वैल्यू हमें पता हो गई r के टर्म में। अब देखिए, अब a, b और c की वैल्यू पता है तो हम pn लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब pn का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ pn, दिस माइनस दिस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें a की पता है, a इक्वल इतना है, यानी इस दिस -5 किया हमने, आया इतना। इसी तरह दिस -4 किया, ये वैल्यू मिला, दिस -2 किया, ये वैल्यू मिला, यानी हमें pn का भी डायरेक्शन रेशियो पता हो गया। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर होंगे तो बीच का एंगल 90 होगा, तो 90 एंगल है, तो इनका डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 किया, तो यहाँ से r की वैल्यू आई 1। अब r की वैल्यू को अगर यहाँ पर रखेंगे हम तो a इक्वल आएगा, a की वैल्यू जो होगी, r की वैल्यू को जैसे ही हम रखेंगे तो यहाँ से देखिए आप a इक्वल होगा 2 एकम 2 माइनस 1, b इक्वल 3 एकम 3 और 3 6, और c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारा हुआ इस बिंदु का निर्देशांक, यानी इस बिंदु का निर्देशांक 160 है। अब इसके बीच की दूरी का अगर आपको फार्मूला है पता, तो d = √5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर, 4 - 6 यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये फिर 4 हुआ, यानी कि √24, ये उसकी डिस्टेंस हो गई, और ये जो रहा उसका कोऑर्डिनेट रहा
ये कोऑर्डिनेट हुआ और ये डिस्टेंस। अब इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th में एक पॉइंट दिया है और एक ये प्लेन दिया है। इस पॉइंट से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई भी निकालनी है और पाद का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए यहाँ से जब इस पर लंब डालेंगे, हमने मान लिया है कि इसका पाद का निर्देशांक पी क्यू आर है। पी क्यू आर डैश हमने माना है, ये ध्यान रखिए आर डैश है। अब इस प्लेन का इक्वेशन ये है, तो समतल से ए बी और सी यानी इस लाइन का इस पर परपेंडिकुलर लाइन का जो रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो इतना हो गया। और ये पी क्यू और आर डैश इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो ये हुआ। इसके बाद अब ये इसका डायरेक्शन रेशियो p माइनस टू होगा, p माइनस टू, और इसके अनुपातिक होगा तो 3r, q माइनस थ्री इक्वल माइनस आर टाइम्स एंड r डैश माइनस 7 इक्वल माइनस आर टाइम्स। यहाँ से p की q r की वैल्यू हमने निकाल ली और ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें हमने वैल्यू रख ली और r की वैल्यू आई 7 की सॉरी r की जगह आया 1। r की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो p की वैल्यू 3 एकम 3 2 5 होगा, q की वैल्यू 2 आएगा और r डैश की वैल्यू जो होगा 6 आएगा। तो ये इस पॉइंट का निर्देशांक निकला। अब दूरी निकालनी है तो d इक्वल 2 5 माइनस 2 करेंगे यानी 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 6 माइनस 7 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी 9 9 1 10 1 11 यानी अंडर रूट 11, ये आपका डिस्टेंस होना चाहिए। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर प्लेन पर डाला गया और आपको इसके इमेज यानी प्रतिबिंब का आपको निर्देशांक, फिर वही तरीका है, हमने इस पर एक माना पी क्यू आर डैश मान लिया। ये प्लेन है तो प्लेन का जो डायरेक्शन कोस रेशियो है इतना हुआ, यानी एक तरह से इस लाइन का रेशियो है। अब इस लाइन और इसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं तो p माइनस 1 और इसके प्रोपोर्शनल होगा तो 3r। इसी तरह से q माइनस 2 इक्वल माइनस 5r, r डैश माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 4r हुआ। यहाँ से p q r की वैल्यू हमने निकाली और ये वैल्यू p q r की हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, इसमें वैल्यू रखा और r की वैल्यू आई 8/25। ये वैल्यू फिर उठा करके हम यहाँ पर रखते हैं तो p की वैल्यू आई इतना, q की वैल्यू इतना और r डैश की वैल्यू इतना, यानी इस बिंदु का हमें निर्देशांक पता हो गया। अब इसका निर्देशांक निकालना है और ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस 1/2 इक्वल p। x1 प्लस 1/2 इक्वल p है, तो ये वैल्यू यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी इतना। इसी तरह y1 की वैल्यू -6/5 और z1 की वैल्यू है 39/25। तो ये पूरी वैल्यू है, आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एक प्लेन दिया हुआ है, एक पॉइंट है, आपको इस पॉइंट से प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ भी निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो देखिए हमने इस पे एक पॉइंट मान लिया पी क्यू आर डैश है। अगर ये पी क्यू आर डैश है तो ये सेटिस्फाई करेगा इस प्लेन के इक्वेशन को, तो हमें ये वैल्यू फाइंड हुई। इसके बाद हमने देख रहे हैं कि प्लेन के इक्वेशन से हम प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो 2 -2 और 4 दिख रहा है। तो जब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके अनुपातिक होगा, यानी कि p-1 इक्वल 2r और q-1 इक्वल -2r और r डैश -2 इक्वल 4r। अब यहाँ से p q r की वैल्यू हमने निकाला, इसको इस साइड भेज करके p q r की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा और r की वैल्यू हमें फाइंड हुई -13/24। इस वैल्यू को उठा करके हमने इस यहाँ पर रखे तो सभी वैल्यू p और q और r की हमें फाइंड हुई। तो p की वैल्यू इतनी है, q की वैल्यू इतनी है और r की वैल्यू। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं और अल्टीमेटली ये वैल्यू जो होगी 13√6/12 ये वैल्यू आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये प्रोसेस है। आप पूरी 3D ज्योमेट्री में केवल प्रोसेस और कंसेप्ट को समझिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक ये पॉइंट है 1 3 4 और एक प्लेन दिया गया है 2x - y + z + 3 = 0। इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है
और परपेंडिकुलर का साथ लेंथ भी निकालना है, लेकिन इसके इमेज यानी प्रतिबिंब का आपको निर्देशांक निकालना है। प्रतिबिंब यानी यहाँ पर अगर मिरर रखें तो जितनी ऊंचाई पर ये होगा उतनी ही नीचे ऊंचाई पर ये बनेगा, तो उसी का आपको निर्देशांक निकालना है। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, प्रतिबिंब में जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा। इसका मतलब कि ये मध्य बिंदु है इसका और इसका। तो पहले हम इस पाद का निर्देशांक निकालते हैं। तो तरीका वही है, अगर इसका हमें समीकरण पता है समतल का, यानी समतल पर कोई लंब रेखा का हमें समीकरण ABC पता हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो गया इस समतल के लंबवत रेखा का। अब ये डायरेक्शन रेशियो है। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं PQR' अगर इस प्लेन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो अनुपातिक होगा, तो P-1 इक्वल इसका 2R टाइम्स Q-3 इक्वल -R टाइम्स -1 है, R' -4 इक्वल +1 है, तो R टाइम्स, तो यहाँ PQR' की वैल्यू हमने R के फॉर्म में लिख ली। अब यही वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रखते हैं, तो अल्टीमेटली R की वैल्यू आएगी -1। अब इस -1 को हम फिर उठाकर यहाँ पर रखेंगे, टेक करेंगे, तो जो P की वैल्यू आएगी वो P की वैल्यू -1, Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 3 है। यानी हमें ये बिंदु पता हो गया -1, 4 और 3। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, तो ये अगर मिड पॉइंट है यानी दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो -1 होगा, यानी x1 की वैल्यू -3। सिमिलरली y1 प्लस 3 बाई 2 करेंगे, y1 प्लस 3 बाई 2 करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ से आप y1 देखेंगे 8 - 3 दैट इज 5 होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे z1 प्लस 4 बाई 2 करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 6 z1 इक्वल 6 - 4 दैट इज 2। यानी उसका जो निर्देशांक आएगा -3, 5 और 2, ये इसके लंब के पाद का निर्देशांक हुआ। तो इस चैप्टर को आज हमने कंसेप्चुअली और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा किया। आपको इसमें जो कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो आप हमको कमेंट करके बताइए। वैसे हमने आज कोशिश की थी कि मैं D और E दोनों चैप्टर एक साथ करा लूँगा, लेकिन कंसेप्ट और एनालिसिस करते समय थोड़ा वीडियो हमारा लेक्चर लंबा हो गया और हमें इतना टाइम नहीं है कि मैं E का भी करा पाऊँ, तो E को आज हम रोकते हैं। E को जो है हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और आपका आज का जो कोर्स है वो D तक ही हमने कंप्लीट कराया है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब इसमें हो सकता है कहीं पर एरर हो गया हो, आप एरर को उतना ध्यान ना दे करके आप प्रोसेस को सीखिए, कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि अगर आपका एक बार कंसेप्ट कंफर्म रहेगा तो किसी भी फॉर्म में अपने इमेजिन पावर से या इमेजिनेशन से आप इस सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का यही मतलब है कि आप अपने माइंड को डेवलप करिए, थिंकिंग पावर को डेवलप करिए। ऐसा नहीं कि बस फार्मूला रटे हुए हैं, कोई वैल्यू उठा करके सीधे रख दे रहे हैं, आंसर फाइंड हो गया और उससे हमारा काम हो गया। हालांकि आपका एग्जामिनेशन में भले काम हो जाए, लेकिन और सब्जेक्ट को पढ़ने में या फिर आगे की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप कंसेप्ट को समझें, ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार आप विचार जरूर करिए। उसके बाद आप सवाल लगाइएगा, आपको मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, आपको मैथ उसी दिन से अच्छा लगने लगेगा। आप अपने से क्वेश्चन करिए, समस्याएं आती रहती हैं लेकिन उसका निदान निकालने की कोशिश करिए। मैथमेटिक्स की यही ब्यूटी है कि इसका अपना एक अलग ही मज़ा है। इसको आप जितना ही अधिक गहराई में जाएंगे आपको उतना ही अच्छा लगेगा, उतने ही कंसेप्ट नए डेवलप होंगे, आप उतने ही नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे। तो अब वैसे हमने बुक में जितने भी कंसेप्ट हैं उसको उस फार्मूले पर तो क्वेश्चन नहीं किया, अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। आप फार्मूले जो बुक में है उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जो सहज लगे वो करिए, लेकिन आप अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, थिंकिंग को बढ़ाइए, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट या फिर आगे हायर स्टडी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो हमारा वैसे आज का आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों से वंचित रहे हैं उनके पास भी ये सब चीज़ें पहुँच सकें, वे भी एक नई पहल को संधान क्लासेस की जो नई पहल है उससे लाभान्वित हो सकें। तो आज का हमारा आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।